बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो उनको अलग अलग फंड्स दिखते हैं उनके उसमें डैशबोर्ड में, जो भी ऐप यूज करते हैं। तो उसमें रिटर्न्स के बेसिस पे या जो भी उनको नाम अच्छा लगा या क्या अच्छा लगा कि वो लोग मल्टीपल फंड्स में एसआईपी करना शुरू कर देते हैं, जिससे ओवरलैप हो जाता है उनका फंड। तो उनके लिए थोड़ा सा बताइए कि कैसे वो फंड को चुने कि भाई मेरे लिए कौन सा फंड सही है या कौन से फंड में डालना सही है, थोड़ा सा वो पता कैसे करे कि ये फंड हमारे लिए अच्छा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले गोल बना लीजिए और गोल को ड्यूरेशन दे दीजिए। और एक ही चीज याद रखिएगा, आप उतना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं जितना ज्यादा आपका गोल लंबा है। ओके। तो अगर आपका गोल 20 साल का है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। 10 साल का है तो उससे कम ले, 5 साल है तो और कम, 3 साल है तो और कम, 3 साल से नीचे है तो जीरो रिस्क। रिस्क किस टर्म में? रिस्क का मतलब हो गया स्मॉल कैप जैसे रिस्की होता है। ओके। हाईएस्ट रिस्क स्मॉल कैप में है, ठीक है। फिर मीडियम मिड कैप है, फिर लार्ज कैप है, फिर इंडेक्स है। तो ये रिस्क लेवल्स होते हैं। अगर मेरे पास 25 साल का होराइजन है, 20 साल का होराइजन है, तो मैं स्मॉल कैप में डालूंगा पैसा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। स्मॉल कैप क्रैश करेगा, वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 20 साल का टाइम है। पर अगर आपके पास टाइम ही 5-7 साल का है तो आप स्मॉल कैप में मत डालिए, आप लार्ज कैप में डालिए। अब उसके अंदर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, समझो बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर आपको लगता है यार मेरा ये काम नहीं है, तो आप स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड खरीद लीजिए। जैसे स्मॉल कैप 250, ओके, उसका कोई भी इंडेक्स फंड उठा लीजिए। बोलो यार दिमाग ही नहीं लगाना, क्यों लगाएं? 20-25 साल के होराइजन में जनरली सब एक जितना ही रिटर्न दे देते हैं, इंडेक्स जितना ही रिटर्न देते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स का ले लीजिए। अगर आपको उसमें चुनने बैठना है तो चुनने बैठना है तो थोड़ा सीखना पड़ेगा कि भाई आपको मल्टीपल टाइम होराइजन्स पे आपको देखना है कि वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, क्या वो उसको बीट कर रहा है, क्या कहते हैं अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। पर मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, ये सब छोड़ दो। जो चीज में निवेश करना है उसका इंडेक्स खरीद लो। लंबे समय में आप ही जीतने वाले हो, क्योंकि इंडेक्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना वो कम होता है। और वो जो बचा हुआ एक्सपेंस रेशियो होता है ना, वो मीट करने के लिए फंड मैनेजर की चीखें निकल जाती हैं। आपको लगता है 70-80 पैसे का फर्क है, उसको पूछो जो बेचारा वो 70-80 पैसे जिसको जनरेट करने एक्स्ट्रा, ये क्या हालत होती है उसको। तो एक्सपेंस रेशियो इसलिए कम होता है कि उसमें जो मैनेजर ही नहीं करने का कुछ मतलब हेडेक ही नहीं है। तो कई ऐसे होते हैं जैसे 20 पैसे में ही आपको, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, निफ्टी 20 करके एक ETF है जो निफ्टी 50 को का इंडेक्स ETF है। आपको पता है उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.04, 0.4 नहीं, 0.04। मतलब कुछ है ही नहीं, नाम मात्र है। और यही आपको म्यूचुअल फंड उठाओगे तो वो 0.8, 0.9, 1.2 तक चला जाता है। जनरली कम रहता है। ETF का कम भी रहता है, पर इसी ETF का बहुत ही कम है क्योंकि इसके पास वॉल्यूम बहुत है और निफ्टी को मिमिक कर रहा है। तो बोले ठीक है यार 4 पैसा लेंगे, 10,000 रुपए पे 4 रुपए लगेगा। तो ये चीजें आप थोड़ी बेसिक चीजें देखिए। लॉन्ग टर्म में मैटर करेगा एक्सपेंस रेशियो, जो बहुत मैटर करेगा। और यूजुअली लोग सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे फंड में पैसे लगा देते हैं। हाँ, एक्सपेंस रेशियो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने 20,000 की SIP चालू करी, उसको साल का 10% स्टेप अप किया, 25 साल के लिए किया। अगर आपका रिटर्न 12% है और 12.5 हो गया, उसके बीच में 50 लाख का फर्क पड़ जाता है। तो 50 लाख मतलब 2 लाख रुपए साल के हो गए ना। तो आपको फ्री के मिल रहे हैं ना, आपको तो फ्री के ही मिल रहे हैं। तो एक्सपेंस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान रखिए। अपने ऊपर लोड कम लीजिए। जितना आप कम सोचेंगे फाइनेंस को लेके, उतना आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये फाइनेंस का उसूल है। और जितना आप ज्यादा बॉक्सिंग करते रहेंगे उतना कम पैसा कमाएंगे। तो एक बंदे को कितने फंड्स में पैसे डालने चाहिए? नॉट मोर देन 4 to 5। ओके, बस 5 फंड बहुत। जैसे गोल्ड का भी आजकल ETF या फिर फंड्स आ चुके हैं, तो उसमें करना चाहिए। बिल्कुल, आपको गोल्ड में निवेश करते रहना चाहिए। अगर आप समझे 100 रुपए निवेश कर रहे हैं, 5 से 10 रुपए गोल्ड में जरूर निवेश करें। ETF के माध्यम से करें। ETF इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। फिजिकल गोल्ड ना लें, क्योंकि फिजिकल को स्टोर करना, ये करना, वो GST वगैरह भी लगता है। GST 3% का लग जाता है, फिर उसमें टैक्सेस ज्यादा हैं, ये परेशानी वो परेशानी, चोरी होने का भी डर है। बिल्कुल। और अगर आप उसमें भी रखते हो, अपने लॉकर में भी रखते हो, तो लॉकर में भी एक सीमा होती है जिसके ऊपर वो नहीं देंगे। आपके रेंट का 100 गुना होता है। तो आपने 5,000 का रेंट दे दो,